इशिता की हाल ही में पार्थ नाम के लड़के के साथ शादी हुई होती है। अरे इशिता बहू, ये रही लिस्ट। लिस्ट? लेकिन ये कैसी लिस्ट है माँ जी? इसमें सारा मेन्यू है जो तुझे बनाना है। इतना सारा खाना? आखिर क्या बात है माँ जी? आज कोई दावत है क्या घर पर? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं बहू, दरअसल तेरी दादी सास और दादा ससुर को गए हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गरीबों में और मोहल्ले में खाना बांटूंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है माँ जी। उतनी ही हमें दादा दादी की दुआएं भी लगेगी। अरे बेटा, उनकी दुआएं तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। वैसे माफ करना, हाँ, हम अमीर लोग हैं, घर पर इतने नौकर चाकर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे खाना बनवा रही हूँ, वो भी शादी के तुरंत 2 दिनों के बाद। अरे नहीं माँ जी, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? उल्टा ये तो मेरा फर्ज है, और इतना बड़ा पुण्य का काम करने का सौभाग्य मिलने पर मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए। कितनी समझदार है तू बहू। और ये खाना अगर नई नवीली बहू के हाथ से बनेगा तो और भी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने ये सारा काम तुझे ही सौंप दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस काम को पूरे दिल से करूंगी। शुक्रिया बेटा। वैसे माँ जी, दादा दादी को क्या हुआ था? उन्हें गुजरे तो अभी 6 महीने ही हुए हैं ना, तो उनका देहांत कैसे हुआ माँ जी? वो दरअसल बात ये है कि एक दिन वो दोनों गांव जा रहे थे, और जिस बस में से वो जा रहे थे वो बस खाई में गिर गई, और उसी कारण उनकी मौत हो गई। हे भगवान! हाँ बहू, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, हमें तो उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अरे उनकी ही क्या, उस हादसे में से किसी की भी कोई बॉडी नहीं मिली, सिवाय 2 यात्रियों के। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी, लेकिन उनके बारे में पार्थ हमेशा मुझसे बात करता है। जानती हूँ बहू। अरे वो तो उस पर जान देते थे। सच में माँ जी और पापा जी तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तो मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। उल्टा एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया है। अरे वाह! अब तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज वो दोनों जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को बस शांति मिले। हाँ बेटा, वो तो है। फिर इशिता सारा खाना बनाती है, और फिर रात में। थैंक यू सो मच पार्थ। मैंने बस कहा कि मुझे भुट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और तुम मेरे लिए सच में लेकर आ गए, वो भी मेरी फेवरेट जगह से। हाँ तो, अरे तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? लेकिन ये क्या, इस थैले में भुट्टे के साथ साथ ये दवाइयाँ क्या कर रही है पार्थ? और ऐसी दवाइयाँ तो बीपी के पेशेंट खाते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में तो कोई भी बीपी का पेशेंट है ही नहीं। फिर ये दवाइयाँ तुम क्यों लेकर आए हो? क्या बात कर रही हो? दिखाओ तो। ये देखो। मुझे सच में नहीं पता इशिता कि इस थैले में ये दवाइयाँ कहाँ से आई। लगता है दुकान वाले ने गलती से डाल दी होगी। अरे पागल हो गए हो क्या? भुट्टा क्या मेडिकल में मिलता है क्या? अरे तुम भुट्टा लेने गए थे तो भुट्टे वाला भला इस थैले में दवाइयाँ क्यों डालेगा, वो भी गलती से? अरे हाँ, याद आया मुझे। मैं और किरण हम दोनों साथ में भुट्टा लेने गए थे, और तभी किरण ने ये दवाइयाँ ली थी, और ये उसी की दवाइयाँ है। किरण? अब ये चुड़ैल किरण कौन है भला? सच सच बताओ पार्थ, तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है ना? अरे बाबा, ये तुम क्या बोल रही हो? किरण नाम सिर्फ लड़की का ही थोड़ी ना होता है, वो नाम तो लड़के का भी होता है। और मैं मेरे दोस्त किरण की बात कर रहा हूँ। दरअसल रास्ते में जाते समय मुझे किरण मिल गया था, और उसे अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ लेनी थी, तो उसने वो दवाइयाँ ले ली, लेकिन मेडिकल वाले ने पैक करके ही नहीं दी। इसीलिए मैंने ही कहा उसे कि वो दवाइयाँ मेरी थैली में रख दे, और घर जाते समय वापस लेते जाना। हे भगवान, तुम्हारी दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, एकदम भुलक्कड़। पता नहीं तुम जैसे भुलक्कड़ लोग खुद को ही कैसे नहीं भूलते।
बेवकूफ कही के। क्या ईशु तुम भी, अब ये भुट्टा मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया हूँ, वो भी इतनी बारिश में, और तुम हो कि मुझे ही सुनाई जा रही हो। नॉट फेयर यार। अच्छा बाबा बस करो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बाहर तो बस हल्की सी ही बारिश हो रही है, कोई आंधी तूफान नहीं आया है, और तुम पैदल नहीं कार में गए थे, इसीलिए तुम्हें इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक रोज, अरे मैडम, मैंने सारा काम कर दिया है और अब मैं जा रही है, आप बस वो बड़ी मैडम को बोल देना। ठीक है चंपा, तुम जा सकती हो। फिर चंपा वहां से चली जाती है। अरे ईशिता, तूने उस कामचोर चंपा को जाने क्यों दिया? मतलब उसने तो कहा कि वो सारा काम निपटा चुकी है, और इसीलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। उसने सारा काम नहीं किया है, जाकर रसोई में देख, अभी भी वहां पर 3 बर्तन पड़े हुए हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, 3 ही तो बर्तन हैं, तो मैं उसे धो दूंगी। नहीं ईशिता, जो गलत है सो गलत है। रोज रोज वो थोड़ा ना थोड़ा काम तो छोड़कर ही जाती है, और फिर तुझे ही उसके हिस्से का बचा हुआ काम करना पड़ता है। अरे हम उससे मुफ्त में थोड़ी ना काम करवाते हैं, पैसे देते हैं उसे। इसीलिए कल से ध्यान रखना, उसे घर जाने देने से पहले सब चेक कर लेना कि वाकई में उसने सारा काम किया है कि नहीं, फिर उसके बाद ही उसे घर जाने देना। समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। इतना कहकर गीतांजलि वहां से चली जाती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से माँ जी ने मेरे साथ कितनी अच्छे से बात की है, लेकिन आज अचानक से उन्होंने चंपा के लिए कितना सब कह दिया। वैसे उसके लिए उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन उनका कहने का अंदाज बहुत अलग था। उनका ऐसा बर्ताव भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक रात प्यास लगने पर ईशिता की नींद खुल जाती है। ओफो, इस जग में तो पानी ही नहीं है, और बस ये पानी लेने के लिए मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। फिर ईशिता पानी लेने के लिए रसोई में जाती है, और तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी की आवाज सुनाई देती है। पर ये क्या, ऊपर से तो आवाज ही आ रही है, पता नहीं किसकी आवाज है वो। कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पर किसी का भी कमरा नहीं है सिवाय स्टोर रूम के। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर देखती हूँ। अब ईशिता टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। स्टोर रूम में तो कोई भी नहीं है, और ये स्टोर रूम के बगल में जो कमरा है, यहाँ तो लॉक लगा है। उस दिन भी जब मैं स्टोर रूम में सामान रखने गई थी, तब भी ये कमरा बंद ही था। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। बाहर बारिश भी कितनी तेज हो रही है, शायद उसी की आवाज होगी। जाने दो, मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर मुझे माँ जी के साथ मंदिर भी जाना है। फिर अगली सुबह दोनों सास बहू मंदिर से हो आती हैं, और तभी, वाह माँ जी, ये मंदिर के पास वाले मिष्ठान भंडार की तो बात ही कुछ और है। सच में ये फाफड़ा जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ए ना, अरे मैं तो जब भी यहाँ मंदिर आती हूँ, तब कार रुका कर उस मिष्ठान भंडार से जलेबी और फाफड़ा जरूर लेती हूँ, और फिर घर आने के बाद उसे मजे से खाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे माँ जी, मुझे आपको एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना बहू, इतना क्या सोच रही है? मैं तेरी सास हूँ, कोई हिटलर नहीं। जी, वैसे कल रात मेरी नींद खुली थी, और जब मैं पानी भरने के लिए उठी थी, तब मुझे फर्स्ट फ्लोर से किसी की आवाज ही आ रही थी। क्या? हाँ माँ जी, और फिर जब मैं ऊपर चेक करने गई, तब स्टोर रूम में तो सब ठीक ही था, और दूसरा कमरा तो बंद था। तो शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है माँ जी, अब मुझे यहाँ पर आए हुए आधा महीना बीत चुका है, और जब जब मैं वहां पर जाती हूँ, तब तब वहां पर वो स्टोर रूम के बगल वाला कमरा बंद ही रहता है। आखिर आप लोग उसे क्यों नहीं खोलते? अरे खोलते हैं ना, लेकिन इतना नहीं। जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, तब भी खोलते हैं हम उस कमरे को।
और अब तो तू यहाँ पर बस 15 दिन पहले ही आई है, इसीलिए तुझे इतना अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऊपर का माला सिर्फ मेहमान और स्टोर रूम के लिए ही रखा गया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, अब ज्यादा मत सोच और इस जलेबी का मजा ले। पगली कही की। ऐसे ही एक दिन जब घर में इशिता के ससुर प्रमोद के दोस्त आते हैं, तभी, और जीतू, क्या हालचाल? ये ले, ये पकवान खा और अपना हालचाल बता। बस सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अब मेरी किस्मत तेरी जैसी कहा। तू तो इतना बड़ा कांड करके अमीर आदमी बन गया। काश मैं भी कोई ऐसा ही कांड करके अमीर बन जाता। अरे चुप है, ज्यादा बकवास मत कर। मैं तो अपनी मेहनत के बलबूते अमीर बना हूँ। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा, मैं सब जानता हूँ। उन दोनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रही होती है और उन दोनों की ये सारी बातें इशिता रसोई में से सुन लेती है। ये चीतू अंकल पापा जी को ऐसे क्यों कह रहे थे कि उन्होंने कोई कांड किया है और उसके बाद ही ये लोग अमीर बने हैं। वैसे इतना तो मुझे भी पता है कि पार्थ के घर वाले पहले मिडिल क्लास थे और अब कुछ समय पहले ही वो अमीर बन गए हैं और तभी इस घर का रिनोवेशन हुआ। अरे क्या हुआ इशिता बहू, इन ख्यालों में खो गई तू? कुछ भी तो नहीं माँ जी। चल अब जल्दी से पकोड़े तल दे। आज इस चंपा के छुट्टी लेने के कारण हम पर काम का कितना प्रेशर आ गया है। वो तो एक नंबर की नालायक है, पर अगर अगली बार उसने ऐसे इन वक्त पर छुट्टी ली तो मैं तो उसकी अच्छे से खबर लूंगी। जाने दीजिए ना माँ जी, उसके घर पर कोई बीमार है और इसीलिए उसने छुट्टी ली है। तू उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ा इशिता। तू नई नई आई है, इसलिए वो तुझे टोपी पहना रही है, लेकिन ये तो उसका हर महीने का नाटक है। हर महीने में या तो वो बीमार पड़ती है या फिर उसका कोई घर वाला बीमार पड़ता है और फिर ऐसे इन वक्त पर वो छुट्टी ले लेती है। हे भगवान, तब तो ये बड़ी ही चालू निकली। फिर अगले दिन जब इशिता चंपा से काम करवा रही होती है, तभी, देखो चंपा, अगली बार से कुछ भी हो, लेकिन एक रात पहले मुझे बता दिया करना, वरना हमें आगे बहुत दिक्कत हो जाती है। माफ करना मैडम, लेकिन मैं अगली बार आपको बता देगी। चलो, अब हाल का सारा सफाई हो गएला है। अब तो बस वो आंगन में रखे हुए बक्से को स्टोर रूम में रखना है। चलो, अब मैं रख के आती है वहां पर। लेकिन वो तो 4 से 5 बक्से हैं, तो वो काम तुम एक साथ नहीं कर पाओगी चंपा। तो अब तो मुझे 2 या 3 बार चक्कर लगाना होगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर ये बक्से स्टोर रूम में रखेंगे। ना बाबा ना, वो बड़ी मैडम फिर आएगी और आपको ही बड़बड़ करेगी। वो इससे अच्छा तो मैं ही जाती है वहां पर और बक्सा रख कर आती है। तब तक आप इधर ही बैठो। अरे चंपा, माँ जी घर पर नहीं है और वो सीधे 2 घंटे के बाद ही आएगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी मैडम, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप काम करो। वैसे ये सब तो मेरा ही काम है, इसीलिए आप कुछ भी मत करो, मेरे को ही करने दो ये। ओफो चंपा, तुम भी एकदम ढीठ हो। अब ज्यादा सोचो मत और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वैसे भी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ स्टोर रूम में 2 बक्से रखने आई थी और वो इतने कोई भारी भी नहीं थे, इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है मैडम, अब आप जब इतना बोलीच रही हो तो चलो, मैं मना नहीं करेगी आपको। फिर चंपा और इशिता दोनों सारे बक्से स्टोर रूम में रखने जाती हैं और तभी इशिता को फिर से उस कमरे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। अरे चंपा, तुमने वो आवाज सुनी कि नहीं? उस रात भी मुझे इस कमरे से आवाजें आ रही थी। हाँ मैडम, मेरे को तो ऐसी आवाज आतीच रहती है। अब ये कमरा बंद होने के कारण इसमें चूहे वगैरह रहते होंगे। अब वो भी इधर उधर डिस्को डांस करते होंगे,
इसलिए आवाजें आती होंगी। लेकिन चंपा, चूहे के कारण ऐसी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मैडम, चूहा इधर से उधर जाता होगा और सामान गिराता होगा और उसी की तो आवाज है ये। खैर, सच बताऊं तो मुझे इस पहले माले पर बहुत ही डर लगता है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? और तुम्हें यहाँ पर डर क्यों लगता है भला? देखो मैडम, मुझे तो यहाँ पर काम करते हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 6 महीने पहले इस घर में रह रहे बुढ़ा बुढ़ी यानी बड़ी मैडम के सास ससुर ऑफ हो गए थे, वो भी किसी एक्सीडेंट में। अब आप ही बताओ, ऐसा घर जिसमें 2 लोग मरे हो, उसमें डर नहीं लगेगा क्या? ऊपर से ये पहला माला, और यहाँ पर तो ये कमरा हमेशा बंदिश रहता है। बड़ी मैडम तो किसी को भी इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं बताती, बस कहती है कि ये गेस्ट रूम है। हाँ चंपा, माँ जी भी मुझे यही कह रही थी कि ये कमरा बस गेस्ट आने पर ही खोला जाता है। लेकिन तुम तो मुझे ये कह रही हो कि तुम्हारे सामने ये कमरा पिछले 5 महीनों में एक बार भी नहीं खोला। हाँ मैडम, अब मैं आपसे झूठ काहे को बोलेगी? ये कमरा तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं खोला। चंपा की ये बातें सुनकर ईशिता अब बहुत डर जाती है। शाम होने पर जब गीतांजलि घर लौटती है तभी, वाह, ये चाय पीकर तो सारी थकान ही मिट गई। अब बोल, क्या बोल रही थी तू? दरअसल माँ जी, मुझे आपसे उस बंद कमरे के बारे में बात करनी है। क्या? हाँ माँ जी, आपने तो मुझे कह दिया कि वो कमरा जब भी मेहमान आते हैं तब भी खोला जाता है। हाँ तो फिर चंपा मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि उसके सामने तो वो कमरा कभी खुला ही नहीं? अरे उस चंपा की तो ऐसी की तैसी, काम पर लगे हुए उसे 5 महीने हो गए हैं, लेकिन घर में जब जब मेहमान आए हैं तब तब वो छुट्टी पर रहती है। अब पिछली बार की ही बात है, जब जितेंद्र भाई साहब हमारे घर पर आए थे तब भी सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ा था। याद है ना तुझे? हाँ माँ जी, वो तो है। तू उसे जाकर बोल दे कि पहले छुट्टियां कम ले, फिर बकवास कर। निकम्मी कही की। हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जरा माँ से बात करके। उनका कॉल आया था मुझे। फिर एक दिन ईशिता जब प्रमोद और गीतांजलि के कमरे के पास से गुजर रही होती है तभी, आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? जरा अपनी जबान पर लगाम लगाओ। कोई भी बात तुम्हारे पेट में रहती ही नहीं, तुरंत उगल देती हो। माफ कीजिए प्रमोद जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ध्यान रहे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेरे सारे राज अपनी सहेलियों के सामने उगल दोगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कैसे अमीर बने, समझे कि नहीं? जी, समझ गई मैं, और आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे होंगे? उस दिन भी जीतू अंकल पापा जी को बोल रहे थे कि ये कोई कांड करके ही अमीर हुए हैं, और आज भी पापा जी माँ जी को इस तरह से कह रहे हैं। कहीं पापा जी ने किसी को लूट तो नहीं लिया? तभी उसे गीतांजलि देखती है। अरे ईशिता, तुम हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो माँ जी, वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी माँ जी। अच्छा ठीक है बहू। तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो गीतांजलि। अरे दरवाजा तो बंद कर दिया होता। शुक्र है कि ईशिता ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचती। जी माफ कर दीजिए मुझे, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। बोलो मत, अब ईशिता हमारे घर में रहती है और पहले जैसे दिन नहीं रहे। जो जब मन में आए खुलेआम कह दिया। हमें हमारी बातें 4 दीवारों के अंदर ही करनी चाहिए। जी, आप सही कह रहे हो, अगली बार से मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब गीतांजलि और प्रमोद 2 दिनों के लिए गांव गए होते हैं तभी, हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और ये पार्थ तो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। शायद ट्रैफिक में अटक गया होगा। बस वो जल्दी से घर आ जाए,
फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। पर ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ऊपर से आ रही है। उन आवाजों को सुनकर इशिता फिर से घबराने लगती है। अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हवा तेज चलने लगती है, जिस कारण सारा सामान भी इधर उधर गिर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खिड़कियां बंद करनी होगी। ओह नो, ये शोपीस तो कितना महंगा था, ये भी टूट गया। इस बारिश ने तो आज हद पार कर दी। इशिता फौरन खिड़कियां बंद करती है। हे भगवान, इतने अंधेरे में मैं टॉर्च कैसे ढूंढूंगी? पता नहीं कहाँ पर रखी है मैंने टॉर्च। और ये आवाज, ये तो और ज्यादा आ रही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर जाकर पता लगाना ही होगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। जैसे तैसे इशिता टॉर्च ढूंढकर ऊपर चली जाती है। कौन है? किसकी आवाज है ये? तभी इशिता को एक चूहा दिखाई देता है। हे भगवान, ये तो एक चूहा निकला। तो इस बुद्धू ने इतनी उधम मचा रखी थी, पर मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी। चलो अच्छा हुआ कि ये आवाजें इस चूहे के कारण आ रही थी, वरना मेरे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे डरावने ख्याल आ रहे थे। इशिता, कहाँ पर हो तुम? लगता है पार्थ आ गया। अच्छा हुआ, वरना इतने अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, पार्थ जो आ गया है। ऐसे ही एक रोज, अरे मैडम, रहने दो, आप काई को मेरी मदद करने आ जाती हो? वो बड़ी मैडम देख लेगी ना तो वो फालतू में सुना देगी फिर से, आपको भी और मेरे को भी। अरे नहीं चंपा, आज माझी वापस बाहर गई है और वो सीधे शाम में ही लौटेगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। और मैं जानती हूँ कि माची ने मुझे तुम्हारी मदद करते हुए देख लिया तो वो फिर से मुझ पर चिल्ला देगी। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे चंपा, माची दिल की बुरी नहीं है, बस उम्र के साथ उनका गुस्सा बढ़ गया है और कभी कभार वो बहुत चिड़चिड़ी भी बन जाती है। कभी कभार? अरे हमेशा ही उनके थोबड़े पर 12 बजे ले रहते हैं। खैर, तुम रोटियां बेल दो और मैं सेकने का काम करती हूँ। ठीक है मैडम, आप बहुत ही अच्छी हो, वरना आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत ही कम रहते हैं। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ मुझे, और बातें कम और काम ज्यादा करो। लेकिन एक मिनट चंपा, अब इतनी सारी रोटियां तो हमने बना दी है ना, तो फिर तुम ये एक्स्ट्रा की रोटी क्यों बना रही हो? हम 4 लोगों के लिए इतनी रोटियां बहुत है, तो ये एक्स्ट्रा की रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात तो एकदम बराबर ही है मैडम, लेकिन आपकी सास मुझसे रोज एक्स्ट्रा की रोटियां बनवाती है और साथ में एक्स्ट्रा की सब्जी भी। घर में जो कुछ भी खाना बनता है वो सारा खाना वो मुझसे एक्स्ट्रा का बनवाती है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? लेकिन इतना ज्यादा खाना क्यों बनाती हो तुम? आपकी सास का ये कहना है कि घर में मेहमान कभी भी आ सकते हैं या फिर दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ सकता है, तो हम उन्हें भूखे पेट नहीं भेज सकते, इसीलिए वो मुझसे रोज एक्स्ट्रा का खाना बनवाती है। अच्छा, लेकिन हमारे घर पर तो बहुत ही कम मेहमान आते हैं और कोई गरीब भी दरवाजे पर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी एक्स्ट्रा का खाना क्यों बनवाती हैं। लेकिन एक मिनट, आज तक एक बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई कि माँ जी इतना ज्यादा खाना बनवाती हैं, लेकिन वो खाना बचा हुआ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो खाना तो मैंने फ्रिज में भी नहीं देखा और माँ जी को किसी को देते हुए भी नहीं देखा। वो तो है मैडम, पर अपन होते कौन है बोलने वाले? मेरे को जितना काम बोला जाता है मैं उतना ही करती है, बाकी अपना दिमाग में कहीं नहीं लगाती। ठीक है चंपा, बेलो तुम रोटियां। इशिता को अपने ससुराल में थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर 2 दिनों के बाद वो अपने मायके चली जाती है। और तभी, ये ले इशिता बेटा, तेरे लिए मैंने सुंदर सुंदर कुर्तियां लाई है, वो भी लखनऊ से। क्या बात है माँ,
ये कुर्तियाँ तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ लाई। क्या तू भी बेटा अपनी ही माँ को कोई शुक्रिया कहता है क्या? अरे आप मेरी माँ थोड़ी ना हो, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तू भी ना, सच में कुछ भी बोलती रहती है। और बताइए माँ, कैसी रही आपकी लखनऊ की ट्रिप? बहुत अच्छी रही बेटा। अब वो सब छोड़ और तू बता, अभी मेरे यहाँ आने से पहले तू इतनी चिंता में क्यों बैठी थी? सच सच बता मुझे कि आखिर तू किस बारे में सोच रही थी? दरअसल माँ, वो मेरे ससुराल में एक बंद कमरा है और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जब मैं घर में कोई काम करती हूँ तब मेरे दिमाग में उसका ख्याल बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जब मैं खाली बैठती हूँ तब मेरे दिमाग में फिर से उसी के बारे में ख्याल आते हैं और इसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ माँ। ससुराल का बंद कमरा? अरे ये तू क्या कह रही है बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दरअसल बात ये है। फिर इशिता कुसुम को उस बंद कमरे के बारे में सब बता देती है। हे भगवान, तू भी ना एक नंबर की पगलेट है। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने आपको इतनी गंभीर बात बताई और आप हो कि मुझे ही पगलेट बोल रही हो। पगलेट नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ तुझे? अरे बचपन से ही तेरी बुरी आदत है हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचना, भूतों की और रहस्य भरी किताबें पढ़ना, उसी की फिल्में देखना। बस यही सब करती आ रही है तू बचपन से, और ये उसी का नतीजा है जो आज तेरा दिमाग इतना खराब हुआ है। अरे नहीं माँ, ये सब उनके कारण नहीं हुआ है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि उस बंद कमरे के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और सच कहूँ तो मेरे ससुराल वालों का व्यवहार भी बहुत अजीब है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तू अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा ही दौड़ा रही है। जब तेरी सास ने तुझे कह दिया है कि वो कमरा मेहमानों का कमरा है, तो तू अपने मन में ख्याली पुलाव क्यों पकाई जा रही है? अरे उसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जिन पर तुझे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीजों में अपना समय जाया करना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ, अब चलो जाकर मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म पोहे बना दो। मुझे आपके हाथों के वो भोपाली पोहे बहुत पसंद है और आज वही खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी बनाकर लाती हूँ मैं। फिर कुसुम रसोई में चली जाती है। मैं भी ना एकदम पागल हूँ। मुझे माँ को ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। अब माँ भी बेवजह चिंता करने लगेगी। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन तो तभी आएगा जब मैं उस दरवाजे को खोलकर देखूंगी। हो ना हो, कोई ना कोई राज तो जरूर है और उसका पता मुझे जल्द से जल्द लगाना ही होगा। फिर 2 दिनों के बाद इशिता अपने ससुराल वापस चली जाती है और तभी, अरे ये क्या, इस कमरे का ताला कैसे बदल गया? फिर इशिता उसके बारे में गीतांजलि से सवाल करती है और तभी, अरे तुझे इतनी पंचायत क्यों चाहिए? जब तेरा ऊपर कोई काम नहीं रहता तो फिर तो ऊपर क्यों जाती रहती है? आज भी मायके से आई नहीं कि ऊपर चली गई। अरे ऐसा क्या रखा है तेरा ऊपर? अरे नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस देखनी चाहती हूँ कि वहां पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, वरना हम में से कोई भी वहां पर आता जाता भी नहीं है, इसीलिए मैं ही देखती हूँ। फिर भी तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है और उस कमरे का ताला मैंने ही बदला है, क्योंकि जो पुराना ताला था वो खराब हो चुका था, इसीलिए अब मैंने नया और मजबूत ताला लगाया है। अच्छा, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मंदिर के लिए निकलने में देरी हो रही है। जी माँ जी, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इशिता को हर वक्त बंद कमरे की बात खाई जाती है, जिस कारण उसे नींद भी नहीं आती। फिर एक रात वो हॉल में जाकर बैठती है और तभी, अरे ये माँ जी ऊपर क्यों गई है और वो भी रात के 1 बजे? आखिर उनका ऊपर क्या काम रह सकता है? मैं ही जाकर देखती हूँ।
कि आखिर माची ऊपर क्या कर रही है। लेकिन इशिता ऊपर जाए उससे पहले ही गीतांजलि नीचे चली आती है। अरे इशिता, तू क्या जरा बोरा गई है क्या? तो मैं भी और क्या करूं माँ जी, मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही और यहाँ पर आकर बैठ गई और तभी मेरी नजर आपके ऊपर चली गई। लेकिन आप ऊपर क्या कर रही थी माँ जी, वो भी इस समय? डिस्को डांस करने गई थी। चल, तुझे भी करना है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ तो तू कैसी बातें कर रही है वो पहले देखना। हर वक्त बस जासूसों की तरह सवाल करती रहती है मुझसे। अरे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी और जो बचा हुआ सामान निकला मैं उसे स्टोर रूम में रखने गई थी। बता, और कुछ जानना है क्या तुझे? अरे नहीं माँ जी, चलो अब मैं आराम से सो सकती हूँ। गुड नाइट। गीतांजलि का गुस्सा देखकर इशिता वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब इशिता मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास चला आता है। अरे बेटी, तुम्हारे घर में भूत है। उस बंद कमरे के अंदर भूत रहता है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटी। कल रात उस कमरे की खिड़की खुली देखी मैंने और वहां पर एक आदमी खड़ा था और मैं तेरे घर वालों को करीब से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो कमरा कई महीनों से बंद है। लेकिन कल रात वहां पर कोई था और वो कोई आदमी नहीं बल्कि भूत था। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे काका, रुक जाइए काका, कहीं ये काका सच तो नहीं बोल रहे? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर घर जाने के बाद इशिता ये बात सबको बताती है और तभी जरूर वो पागल बुढ़ा तिवारी ही होगा। हाँ इशिता, तिवारी काका दिमागी रूप से ठीक नहीं है। वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसीलिए तुम उनकी बात को इतना सीरियसली मत लो। क्या? हाँ बहू, अरे अब कुछ ही दिन पहले की बात है। उस बुढ़े तिवारी ने पड़ोस की कमला को चुड़ैल कहा तो उसे सबने मिलकर बहुत कूटा। इसी दिन हमारे हाथ की भी 2-4 थप्पड़ जरूर खाएगा वो, और तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। वो आदमी रात भर शराब पीता है और दिन भर गली मोहल्ले में घूमकर वो लोगों को झूठी खबरें देकर डराता रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर उन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। उनके कारण आज कितने लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम भूल गए क्या पार्थ, पिछली बार भी हमने उसे निकाल दिया था, लेकिन वो आदमी फिर से लौट आया। देख इशिता बहू, उस बुड्ढे की बातों में मत आ और जा सबके लिए मस्त चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। फिर इशिता चाय बनाने जाती है, लेकिन उसके दिमाग में तिवारी काका की बात बैठ जाती है। घर वाले भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि तिवारी काका झूठ नहीं बोल रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसे ही एक रोज, अरे इशिता बहू, हमें कल ही जाकर पड़ोस की शर्मिला के लिए कोई तोहफा खरीदना होगा। लेकिन क्यों माँ जी, उनका जन्मदिन है क्या? हाँ बहू, 50वां जन्मदिन है उसका। वो मेरी महंगी साड़ियाँ देखकर हमेशा उसकी बहुत तारीफ करती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जिस शोरूम से मैं साड़ियाँ लेती हूँ वही जाकर उसके लिए भी 2 से 3 साड़ियाँ खरीद लूं। तुम क्या कहती हो? जी बिल्कुल माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ। नहीं, अरे ये तो चंपा की आवाज है माँ जी। हाँ बहू, और वो ऊपर स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। चलिए माँ जी, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों जब ऊपर पहुंचती हैं, तभी चंपा को बेहोश देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद में, आई ला, आप दोनों ऐसे काहे को खड़े हो मैडम? क्या तुम भी चंपा? अरे तुम तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी ना,
फिर अचानक से ऐसे चिल्ला क्यों पड़े तुम? और फिर जब हम दोनों ऊपर पहुंचे तब तुम वहां पर बेहोश पड़ी थी और इसीलिए हम तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आ गए और तुम पर हमने पानी छिड़का और तब जाकर तुम फिर से होश में आई हो। बताओ चंपा, क्यों चिल्लाई थी तुम? आखिर क्या हुआ था? तुम्हारा बदन भी पूरा तप चुका है और पसीने भी छूट रहे हैं तुम्हें। अरे मैडम, वो मैं... अरे क्या तू भी चंपा, ये मैंने करने में ही सारा दिन बिता देगी क्या? अब आगे भी कुछ बोल। वो मैंने आज स्टोर रूम के बाहर एक आदमी को देखा। वो आदमी, और उस आदमी ने कुर्ता पहना था और वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था और वो उसी बंद कमरे के बाहर खड़ा था जो आप लोग हमेशा बंद रखते हैं। ईशिता मैडम, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है। मेरे को बचा लो बाबा। मेरे को पूरा शक है कि वो एक भूतिश था और आपके घर में भूत रहता है मैडम। वो बुढ़ा तिवारी काका बराबर बोल रहा था। माना कि वो बेवड़ा है, लेकिन ये बात उसने एकदम बराबरिच बोली थी। क्या? लगता है तू भी उस तिवारी की तरह पागल हो गई है, और कुछ नहीं। अरे दिन में ये सस्ते नशे करना बंद कर दे चंपा। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए ले हैं। मेरे को सच में एक आदमी दिखा था और ये बात मेरे को अच्छी तरह से याद है। लेकिन चंपा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारा वहम हो। नहीं मैडम, वो मेरा कोई वहम नहीं था। ये सब कुछ सच में ही हुआ है और मैं झूठ काहे को बोलेगी। अब आप ही सोचो ना, अब मैं इस भूतिया घर में काम नहीं करेगी। बस बहुत हो गया बाबा। मेरे को पैसे से बढ़कर मेरी जान है, और जान है तो जहान है रे बाबा। चलो, मैं निकलती है। अरे अरे चंपा! अरे तू बोरा गई है क्या चंपा? ये क्या पागलपंती कर रही है तू? जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। जरा मेरी बात तो सुन। नहीं रे बाबा, मैं तो भाग रही है। मेरे को बख्श दो मैडम, किसी और की बलि चढ़ाओ, पर मेरी नहीं। डर के मारे चंपा वहां से भाग जाती है। हे भगवान, ये चंपा तो भाग गई माजी। पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। खामखा उस बेचारे बंद कमरे को डरावना बनाकर रख दिया है, और कुछ नहीं। जाने दो, वो गई तो मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। काम वालियों की कोई कमी है क्या? अब चंपा की ये बातें सुनकर अब इशिता उस बंद कमरे के बारे में और भी सोचने लगती है। आज आकर सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वो है उस बंद कमरे का भूतिया होना। उस दिन तिवारी काका ने भी कहा था कि उन्हें वहां की खिड़की खुली दिखी और वहां पर एक आदमी भी खड़ा था, और आज चंपा ने भी कमरे के बाहर एक आदमी को देखा, जबकि वो कमरा हमेशा बंद ही रहता है। फिर मुझे भी अक्सर रातों में कितनी आवाजें आती हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तुम क्या बातें कर रही हो इशिता? वो भी ऐसे अकेले अकेले? अरे क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल पार्थ वो... नहीं, मैं पार्थ को ये सब नहीं बताऊंगी। उसे ऑलरेडी काम का कितना टेंशन रहता है, और वो तो ये सब सुनकर यही कहेगा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे इशिता, फोटो पर फेविकॉल लगा लिया है क्या? अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही चुप रहने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है पार्थ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी और अभी आराम करने ही जा रही थी कि उतने में तुम आ गए। अच्छा, तो अभी तक कोई नई काम वाली मिली नहीं क्या? नहीं ना, शायद 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। काम वाली के ना होने के कारण सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और उसकी वजह से तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ओह गॉड, तो जल्दी जल्दी ढूंढ लो ना काम वाली। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं पार्थ, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर नई काम वाली के आने पर मेरे फिर से आराम वाले दिन लौट आएंगे। और वैसे भी मुझे आराम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो।
हाँ इशिता, वो तो है। फिर अगले दिन जब ईशिता पड़ोस की सहेली मेघना से मिलती है, तभी, अरे ईशिता, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। कल रात को मैं देर तक जाग रही थी और तभी मैंने तेरे घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे की लाइट चालू देखी। इसीलिए पूछ रही हूँ, तेरे घर पर कोई मेहमान आया है क्या? अरे नहीं तो मेघा, और उस कमरे की लाइट कैसे चालू रह सकती है? वहां पर तो कोई रहता भी नहीं और हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आया है, तो फिर वहां की लाइट कैसे चालू रह सकती है? अरे मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है बहन, उस कमरे की लाइट चल रही थी और शायद मैंने दूर से ठीक से नहीं देखा, पर अंदर कोई एक आदमी भी था, इसीलिए मुझे लगा कि कोई मेहमान वगैरह आया होगा। अब तूने तो मुझे कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो कमरा बस मेहमानों के लिए ही रखा गया है, इसीलिए पूछा मैंने। बाप रे! अरे क्या हुआ ईशिता, तू इतनी घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं मेघा, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बाद में, अरे ईशिता बहू, चल, हमें बाजार से सामान खरीदने जाना है। सब्जियां और कुछ पदार्थ भी लेने हैं जो मेरी रजनी को बहुत पसंद है। मतलब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है? हाँ बहू, मेरी छोटी बहन रजनी आ रही है, वो भी 2 दिनों के लिए। अरे वाह माँ जी, ये तो वही बरेली वाली मौसी है ना, जिन्होंने मेरी शादी में बोली चुड़िया पर डांस किया था? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझी तू। मेरी और 4 बहनें हैं और उन सब में सबसे छोटी रजनी ही है। अच्छा, लेकिन माँ जी, अब जब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है तो उनके लिए ऊपर का कमरा ठीक करना होगा ना, और अब हमारे घर पर चंपा भी नहीं है, तो वहां की सारी साफ सफाई मुझे ही करनी होगी। चलिए, मुझे उस कमरे की चाबी दीजिए, फिर मैं उस कमरे को एकदम चमका दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे उस कमरे की चाबी बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन क्यों माँ जी? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि उस कमरे में मेहमान आकर रहते हैं, और अब तो हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है, तो वो 2 दिनों के लिए कहाँ पर रहेगी? वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। आपके कमरे में? लेकिन आपके कमरे में आपके साथ तो पापा जी सोते हैं ना, तो फिर मौसी जी वहां पर कैसे सो सकती है? अरे तेरे पापा जी अगले 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, गांव में उनका कोई काम है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब चल, ढेर सारी तैयारियां करनी है और हमारे घर पर तो अब कोई काम वाली भी नहीं है, इसीलिए सारे काम हमें ही करने होंगे। अब मेरी बहन इतने सालों बाद मेरे घर पर रहने आ रही है, तो उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप एकदम बेफिक्र रहिए माँ जी, रजनी मौसी की खातिरदारी एकदम अच्छे से होगी, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। चलो, अच्छी बात है। माँ जी ने तो मुझे उस कमरे की चाबी ही नहीं दी, लेकिन अगर वो चाबी मुझे मिल जाती तो मैं पता लगा ही लेती। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मुझे सच का भी पता लगाना है, और अब तो मेरे मन में उस बंद कमरे को लेकर शक और बढ़ रहा है। क्या वाकई में उस कमरे में कोई भूत रहता होगा? फिर 1 हफ्ते के बाद अचानक से ईशिता को रात के समय रसोई में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हे भगवान, ये आवाज तो रसोई में से आ रही है। पता नहीं माँ जी या पापा जी इतनी रात गए रसोई में क्या कर रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए वो कोई काम कैसे कर सकते हैं? एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ वहां पर। फिर ईशिता रसोई की तरफ जाने लगती है, तो वो वहां से किसी को बाहर निकलकर अंधेरे में ही गायब होते हुए देखती है, और ये डरावना दृश्य देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन था? वहां पर कोई था जो अभी अभी रसोई से निकला था। ये क्या? ये दूध का पतीला तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो ये बाहर किसने रखा? फिर अगली सुबह, क्या रात में दूध का पतीला बाहर ही था? हाँ पार्थ, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सोने से पहले उस पतीले को फ्रिज में रखा था। हर रात में दूध को फ्रिज में ही रखकर सोती हूँ,
भूल कर भी मैं ये गलती कभी नहीं कर सकती। और मैंने कल रात को रसोई में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा, और वो जो कोई भी था वो अंधेरे में गायब हो गया। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो मैं ही था। क्या? हाँ बहू, मुझे रात में एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैंने ठंडा दूध पी लिया। पर तुमने मुझे ही देखा होगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे ना? हाँ पापा जी, करीबन 1:30 ही बज रहे थे। हाँ, तो वो मैं ही था। वो बुढ़ा तिवारी और उस चंपा की बातें सुन सुनकर तू भी एकदम बोराने लगी है। अरे तू तो उन लोगों की तरह अनपढ़ गवार बिल्कुल नहीं है, और इतनी समझदार होकर भी इन सब फालतू बातों के बारे में सोचकर तू इतना क्यों परेशान हो रही है? ना जाने तेरा क्या होगा। सबके बार बार समझाने पर भी ईशिता को किसी पर यकीन ही नहीं होता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। मुझे तो अब पूरा शक हो रहा है कि मेरे ससुराल में एक भूत रहता है। पता नहीं तेरा क्या होगा ईशिता। अरे जब प्रमोद भाई साहब ने तुझे कह दिया है कि रात के समय ठंडा दूध पीने के लिए वही उठे थे, तो तू और शक क्यों किए जा रही है? इस विषय को यहीं पर खत्म कर देना और इस बात को निकाल दे अपने दिमाग से। जहां पर ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पर इतना ध्यान क्यों देती है तू, बेवकूफ कहीं की। पर मैं सच कह रही हूँ माँ, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। उस बंद कमरे के पीछे कुछ तो है, एक ऐसा राज जो वो लोग हम सबसे छुपा रहे हैं। अपनी ये बकवास बंद कर दे ईशिता, वरना मैं तुझे फोन में घुसकर मारूंगी। हे भगवान, मैं भी ना, डर के मारे मैंने जो बात माँ को नहीं बतानी थी वो भी बता दी। कोई मुझे समझता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना करूं, लेकिन मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। अब रात के समय ईशिता सो ही नहीं पाती और उसे हर वक्त बस डर ही लगने लगता है। अरे क्या हुआ है ईशिता? रात के 2 बज रहे हैं और तुम हो कि अब भी बस करवटें ही बदल रही हो। अरे सो जाओ ना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ पार्थ, मैं सो जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे तो घर पर ही रहना होता है, तो मैं दिन भर कभी भी आराम कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें तो काम पर जाना होता है ना, इसीलिए तुम सो जाओ। तुम्हारी नींद पूरी होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ईशिता, मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम भी टाइम से सो जाओ। ज्यादा मत सोचो। गुड नाइट। पर उस रात इतने सन्नाटे में भी ईशिता को वापस उस कमरे में से टीवी की आवाजें सुनाई देती है। फिर से यही आवाज। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ जी अपने कमरे में फोन पर सीरियल देख रही हो। मुझे तो इस वक्त सो ही जाना चाहिए, वरना इतना सोच सोच कर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर अगले दिन जब ईशिता छत की सफाई करने जाती है, तभी चंपा के डर कर भागने के कारण मोहल्ले की सारी कामवालियां काम करने के लिए मना कर रही हैं। ना जाने ये सारे काम मुझे ही कब तक करने पड़ेंगे। और ये क्या, ये आवाजें तो रात में आती हैं, लेकिन आज तो ये आवाजें दिन में भी आ रही हैं। लेकिन आज हमारे घर पर तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? फिर जब ईशिता घर के अंदर आती है, तभी वो एक बूढ़े आदमी को रसोई से बाहर जाते हुए देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या, ये तो दादाजी हैं। मैंने इनकी फोटो देखी थी। अरे ये कहाँ पर चले गए? अभी अभी तो यहीं पर थे ये। ईशिता हर जगह देखती है, लेकिन वो उसे वापस दिखाई नहीं देते। डर के मारे अब ईशिता की सांसें और भी तेज होने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में दादाजी का भूत घूम रहा है। नहीं। अब ईशिता बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद गीतांजलि और प्रमोद भी घर आते हैं और वो ईशिता को बेहोश देखकर हैरान रह जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू होश में आ गई। मैं तो डर ही गई थी तुझे देखकर। माँ जी, वो माँ जी, दादाजी की आत्मा घर में भटक रही है। मैंने दादाजी को देखा। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ।
प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और पापा जी, तिवारी काका और मेघा ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। उस बंद कमरे में दादाजी की आत्मा ही रह रही है। प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए पापा जी। ये तो क्या बोल रही है इशिता? अरे उन सब ने तो बस तेरे कान भरे हैं, और हम तो इतने दिनों से इसी घर में रह रहे हैं। तो फिर पापा जी का भूत सिर्फ तुम्हें ही कैसे दिखा? हमें भी दिखने चाहिए थे ना वो। हाँ बहू, तुम बेवजह दूसरों की फालतू बातें सुनकर अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल मत लाओ। ये सब असल में कुछ भी नहीं है, और ये भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। नहीं पापा जी, ये बस कहने वाली बातें हैं, लेकिन भूत सच में होते हैं। अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो लोग भूत बनकर भटकते रहते हैं। हे भगवान, तू भी ना इशिता। अरे पापा जी की मौत घर पर नहीं हुई थी, तो वो यहाँ पर कैसे भटक सकते हैं? नहीं माँ जी, जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ तब से मुझे उस बंद कमरे में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। कभी कभी तो आवाजें भी आती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ माँ जी, एक काम कीजिए, आप मुझे उस बंद कमरे में लेकर चलिए, तो तभी जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे पर ठीक है बहू, अगर तुझे उस कमरे में जाना है तो तू वहां पर जा सकती है, पर उससे पहले तू दवाई खा ले। देख, बेहोशी के कारण बदन कांप रहा है तेरा, और कितनी कमजोर लग रही है तू। जाओ गीतांजलि, दवाई और दूध लेकर आओ, और वो लेने के बाद ही मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर जाऊंगा। नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बस आप मुझे उस कमरे में फौरन लेकर चलिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बहू, पहले तुम्हें दवाई खानी होगी, और फिर उसके बाद तुम्हें आराम करना होगा। प्रमोद जी, आप इसके पास ही रुकिए, तब तक मैं इसके लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार प्रमोद इशिता को ऊपर के कमरे में लेकर ही जाता है। लो, देख लो इस कमरे को। पूरा कमरा खाली पड़ा है, और सारा का सारा सामान वैसा ही है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पापा जी, बंद कमरे में अक्सर एक अलग ही स्मेल आती है, तो वो स्मेल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये गेस्ट हाउस है, स्टोर रूम नहीं। और हर 2 महीने के बाद हम लोग इस कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं, इसीलिए यहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी इशिता के मन से दादाजी का ख्याल जाता ही नहीं, और उसे अब डरावने सपने भी आने लगते हैं। ओफो इशिता, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? तुमने तो मुझे जला हुआ पराठा दे दिया। ओह नो, माफ करना पार्थ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नया पराठा बनाकर लाती हूँ। बस 2 मिनट दे दो मुझे। अरे ध्यान कहाँ पर है तेरा बहू? अब तो तुझे ऊपर का कमरा भी खोल कर दिखा दिया, और इतना सब करने के बावजूद भी तू अभी तक उसी सोच में पड़ी है। अरे वो बस तेरा वहम होगा, और कुछ नहीं। हाँ बहू, अगर इतना सोचोगी तो तुम पागल हो जाओगी। नहीं पापा जी, मुझे अब भी उस कमरे के डरावने सपने आ रहे हैं। आप लोग मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि दादाजी की आत्मा भटक रही है वहां पर। हमें किसी विद्वान पंडित जी से बात करनी चाहिए, शायद अब वही कुछ कर पाए। प्लीज माँ जी, पापा जी, मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम भी इशिता? अरे कितना सोचती हो। ठीक है बहू, अगर ये करने के बाद ही तेरे मन की शांति होगी तो यही सही। मैं अभी पंडित जी से बात करती हूँ। शुक्रिया माँ जी। फिर गीतांजलि पंडित जी को बुलाती है, और घर में हवन रखा जाता है। वो ना हो, कोई तो अधूरी ख्वाहिश जरूर है, जो पूरी होने पर ही तेरे दादा ससुर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अधूरी ख्वाहिश? हाँ, एक ऐसी ख्वाहिश जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में की थी, जिनके लिए उनकी आत्मा मरने के कुछ दिन पहले काफी तड़पी हो। लेकिन दादाजी की अधूरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? नहीं पंडित जी, पापा जी की तो ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं थी। नहीं प्रमोद जी,
पापा जी की अधूरी ख्वाहिश थी। पंडित जी, मेरे ससुर जी खाने के बड़े शौकीन थे और उन्हें खास तौर पर मीठा खाना बहुत पसंद था। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। लेकिन पापा जी के डायबिटीज के कारण डॉक्टर उन्हें मीठा खाने से मना करते थे और वो बेचारे तो बहुत परहेज करके खाते थे। कहते थे कि काश मीठा खाना खा लेता मैं, लेकिन उनकी डायबिटीज इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर ने कहा था उन्हें कि एक मीठा लड्डू उनके लिए एक बोतल जहर के बराबर हो सकता है। अपने आखिर के दिनों में उन्होंने ढेर सारे मीठे पकवान खाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो कल शाम सूर्यास्त के पहले उनकी तस्वीर के आगे सारे मीठे पकवान तैयार करके रख दो और फिर देखो, उनकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी और वो आप लोगों को घर में दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं खुद ही अपने हाथों से ढेर सारे मीठे पकवान बनाऊंगी। माँ जी, आप मुझे लिस्ट बनाकर दे देना कि उन्हें मीठे में क्या क्या पसंद था। ठीक है बेटा, दे दूंगी मैं तुझे लिस्ट। फिर अगले दिन इशिता सारे मीठे पकवान बनाकर दादाजी के फोटो के सामने रख देती है और उस रात को कई दिनों के बाद इशिता सुकून से सो पाती है। अरे वाह इशिता, आज जितने दिनों बाद तुम्हारा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। हाँ पार्थ, अब मैं टेंशन फ्री जो हो गई हूँ। अब दादाजी की आत्मा ने कल रात को वो सारे पकवान खा लिए होंगे और उनकी आत्मा को शांति भी मिल चुकी होगी। इसीलिए अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। चलो ना, इसी बात पर हम आज शाम को कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। अरे नहीं इशिता, आज मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम किसी और दिन चले जाएंगे। तुम्हारे ऑफिस की तो अरे आज हाफ डे ले लो ना प्लीज पार्थ, मुझे घूमने जाने का बड़ा मन कर रहा है। ऊपर से ये मौसम भी कितना सुहाना, मस्ताना और आशिकाना हो चुका है। लेकिन एक तुम हो जो ऐसे मौसम में भी तुम्हें काम करना है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी इस खुशी को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी बात पर मैं हाफ डे जरूर ले सकता हूँ। बॉस को तो मैं हैंडल कर लूंगा, और रही बात काम की, तो बचा हुआ काम मैं किसी और दिन कर लूंगा। थैंक यू सो मच पार्थ, लव यू। लव यू टू इशिता। फिर इशिता और पार्थ शाम होने पर डिनर पर जाते हैं और कुछ दिन सब सही चलता है। लेकिन अचानक से एक रात जब इशिता अपना फोन देर रात तक इस्तेमाल कर रही होती है, तभी उसे किसी की कदमों की आहट महसूस होती है और उसे सुनकर वो झट से हॉल में आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी यहाँ पर कोई आकर बैठा था और मेरे आने की आहट से वो झट से भाग गया। अरे मैं थी यहाँ पर। माँ जी, आपने तो मुझे डरा दिया। तू भी ना इशिता, इसीलिए कहती हूँ मैं, रात में थोड़ा कम जागा कर। सॉरी माँ जी, वो आज मैं जरा दिन में सो गई थी ना, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं अपने फोन में यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। चल कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रही थी? वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं भी जरा घर की घर में ही टहल रही थी, ताकि टहल टहल कर थक जाऊं और उससे मुझे नींद आ जाए। अच्छा। लेकिन गीतांजलि के कमरे में जाते ही इशिता को पर्दे के पीछे से किसी का साया भागते हुए दिखाई देता है। वो कौन था वहां पर? साड़ी दिखी, कहीं घर में कोई चोरनी तो नहीं घुस गई? फिर इशिता उस साए की दिशा में पीछा करती है और उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता और फिर वो उसके बाद सो जाती है। फिर 2 दिनों के बाद, ओह नो, मुझे ये सारे पुराने कपड़े पैक करके आश्रम भेजने हैं, लेकिन खाली बक्से तो स्टोर रूम में रखे हैं। एक काम करती हूँ, आज जाकर उन्हें लेकर ही आती हूँ। फिर जब इशिता ऊपर जाती है, तभी वहां बंद कमरे के बाहर अपनी दादी सास को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी जी। हमेशा की तरह इस बार भी इशिता बेहोश हो जाती है। फिर बाद में
होश आने पर वो सबको अपने इर्द गिर्द पाती है। ये तुमने क्या नौटंकी लगा के रखी है इशिता? कभी कहती हो कि दादाजी की आत्मा दिखाई देती है और अब कह रही हो कि दादी जी की आत्मा देखी तुमने। वही तो। अरे ये सारा नाटक क्यों कर रही है तू? और ये सब करके तुझे क्या मिलता है? नहीं माँ जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैंने हकीकत में दादी जी को देखा और वो स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी और फिर उन्हें देखकर मैं बेहोश हो गई। और माँ जी, मुझे तो अब ये लगता है कि दादाजी के साथ साथ दादी जी की भी आत्मा भटक रही है। दादाजी की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब शायद दादी जी की आत्मा तड़प रही है। हे भगवान, उठा ले मुझे। ये सब क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। देखो बहू, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अरे बंद करो ये सब और सुकून से रहने दो हम सबको। मैं भी यही चाहती हूँ पापा जी कि हम सब इस घर में सुकून से रहें। देखिए, मैं ऐसे भूतिया ससुराल में नहीं रहना चाहती और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिली थी, ठीक उसी तरह दादी जी की भी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनकी भी कोई ना कोई अधूरी ख्वाहिश जरूर होगी। प्लीज मेरा कहना मानिए, वरना मेरा इस घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। पर बहू, नहीं माँ जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं पहले इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी और आज ये सब हकीकत में देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ। प्लीज माँ जी, मुझे दादी जी की अधूरी ख्वाहिश बता दीजिए। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, वरना वो भी दादाजी की तरह इस घर में भटकती रहेगी। माँ की तो बस एक ही अधूरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को हर तरह से सुखी रख सके। बच्चे? लेकिन माँ जी और पापा जी की तो बस एक ही संतान थी और वो तो आप हो, और आप तो एकदम सुखी हो। नहीं बहू, मैं मोहल्ले के कुत्ते और बिल्लियों की बात कर रहा हूँ। माँ को उन मासूम जानवरों से बहुत प्यार था और उनके जाने के बाद उन सब का हाल बेहाल हुआ होगा। तो फिर ठीक है पापा जी, अब मैं मोहल्ले के सारे जानवरों का ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी तरह की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। फिर देखना, दादी जी खुश हो जाएगी और उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। जरूर उनकी आत्मा उन बेचारे जानवरों में ही अटकी होगी और इसीलिए वो इतना भटक रही होंगी। लेकिन ये अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के बावजूद भी इशिता को दादा दादी दिखना बंद नहीं होते, जिस कारण वो और ज्यादा घबरा जाती है। अब तो इतना सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे बंद कमरे के आसपास दादा दादी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे माँ जी से उन दोनों की मौत की तारीख पता लगानी होगी। हो सकता है कि वो जिस दिन मरे थे उस दिन कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें उनकी जान बसी हो। फिर मैं पंडित जी से खुद ही बात करूंगी और इस बात का पता लगाऊंगी। गीतांजलि से पूछने के बाद इशिता पंडित जी के पास जाती है। देखो इशिता, वो दोनों उस कमरे के आसपास इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों उसी कमरे में रहते थे और जितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरे लिए भी ये अनुमान लगाना कठिन होता जा रहा है कि आखिर उन दोनों की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है। आखिर किसमें अटकी है उनकी जान? ये संसार आखिर वो क्यों नहीं छोड़ रहे? हे भगवान, अब तो पंडित जी भी कुछ नहीं बता पा रहे। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने घर वालों का और दिमाग खाया तो वो लोग मुझे घर के बाहर ही निकाल देंगे या फिर सीधे पागल खाने में भेज देंगे। नहीं नहीं, अब एक ही रास्ता है, खुद ही दादी जी की आत्मा से मिलकर उन्हीं से पूछने का कि आखिर उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैं तो उनकी पोता बहू हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से हिम्मत जुटाकर आखिरकार रात में इशिता रसोई से आ रही आवाज के चलते वहां पहुंच जाती है और सामने दादी जी को देखकर वो हैरान रह जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर। दादी जी, प्लीज मुझे मत मारना दादी जी, मैं तो बस ये आपसे कुछ पूछने आई हूँ। और ये क्या, आप तो मुझे इंसान जैसी लग रही हो। आप तो इंसान ही हो दादी जी। अब जब तू सामने आ ही गई है तो बता देती हूँ,
कि हाँ, असल में मैं एक इंसान ही हूँ। मैं और तेरे दादाजी ऊपर के बंद कमरे में रहते हैं। क्या? ईशिता की आवाज सुनकर गीतांजलि और प्रमोद भी वहां पर आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने आपको कहा था ना माँ जी कि आप जरा सावधानी बरतिए। अब देखिए, सारा राज इसके सामने आ गया। आखिर आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर क्यों रखा माँ जी? ये सब करने की क्या जरूरत थी? माफ कर दे बहू, लेकिन ये सब करने के पीछे हमारी भी मजबूरी थी। हाँ बेटी, अपने सास ससुर को मत कोस। अरे ये सब तो तेरे दादाजी और मेरी ही चाल थी। हम हमारे बच्चों को इस तरह आम जिंदगी जीते हुए देखकर नाखुश थे और हम चाहते थे कि हमारा भी एक बड़ा घर हो और सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए हमने मरने का नाटक रचा, ताकि जैसे हमने पॉलिसीज बनाई थी उस हिसाब से हमारे बच्चों को ढेर सारा पैसा मिले और हम लोग अमीर बन जाए। क्या? हाँ बेटा, तेरे आने से पहले हम दोनों इस घर में खुलेआम रहते थे, लेकिन तेरे आने के बाद में हम दोनों ने ऊपर के कमरे में बंद रहने का फैसला लिया। तू भले ही इस घर की बहू है, लेकिन कब किसे तेरे जरिए से सच का पता चल जाए, इसके डर से हमने उस कमरे में ही रहना सही समझा। इसका मतलब वो पार्थ का उस भुट्टे की थैली में दवाइयाँ लाना, जीतू अंकल का पापा जी को कहना कि तू क्या कांड करके अमीर बना है मैं अच्छे से जानता हूँ, और ऊपर के कमरे से कभी कभी सामान की तो कभी टीवी की आवाजें आना और दादाजी का रसोई में दिखना, ये सब इसी के कारण था। हाँ बेटा, उस दिन जब तूने कमरे को खोलने की जिद की, तब हमने फौरन आधे घंटे में माँ जी और पापा जी को अलग कमरे में शिफ्ट किया और वो कमरा साफ करके तुझे दिखा दिया, ताकि तेरा शक कम हो जाए। हमें माफ कर दो बहू, तुझे यही लग रहा होगा कि हमने तुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस असल में सुखी जीवन जीना चाहते थे। माँ पापा तो रात भर जागते थे और दिन भर सोया करते थे, और इसीलिए तुम्हें रात में इतनी आवाजें आती थी। लेकिन उन दोनों को कमरे में बंद करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि उन्हें वहां पर कितनी घुटन महसूस हो सकती है। अरे नहीं बेटा, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये हमारा ही फैसला था। अरे ये लोग तो छोटे से घर में रहने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। और बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अपने ससुराल का ये राज तो किसी को भी मत बता। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, नहीं तो खामखा सब कुछ बिगड़ जाएगा। माना कि हमने गलत किया है, लेकिन इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई बात नहीं दादी जी, और आप माफी मत मांगिए। अब ये मेरा ही परिवार है और मैं अपने परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन बस एक शर्त पर कि आप दोनों इस घर में खुली सांस लेकर रहोगे और कभी कभार हम सब घूमने भी जाया करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। और इस तरह अंत में इशिता उसके ससुराल वालों का साथ देती है और वो सभी लोग साथ में खुशी से रहने लगते हैं।